हाँ जी बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके? ऑल गुड? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? बढ़िया। चलिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यू किया था रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ केमिकल reactions involving cleavage of कार्बन OH बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये डिसोसिएट करना है, और इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने पर कौन कौन सी रिएक्शंस को जनरली ऑब्जर्व किया जा सकता है आपके अल्कोहल्स के अंदर। ठीक, तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हलाइड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब कभी भी आपके पास कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल है, लेट्स से ROH, अगर आप इसमें कोई भी लेट्स से HCl अगर आप डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो RCl फॉर्म होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट आउट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर? अल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, अल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस टेस्ट को लुकास रिएजेंट टेस्ट कहते हैं, लुकास रिएजेंट टेस्ट। अब ध्यान से सुनो जरा कि लुकास रिएजेंट टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। यहीं पर हम एक जगह लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। कभी भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में पता करना हो तो आप लुकास रिएजेंट टेस्ट के साथ जा सकते हैं। क्या कहता है टेस्ट? टेस्ट कहता है कि इफ यू हैव 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल अगर आपके पास है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को अगर आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में डालते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ डालते हैं तो क्या होगा? और 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, और यहां पर एक केस और लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में अगेन क्या डाल रहे हैं हम? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सुनिए जरा ध्यान से कि जो हमारा टर्शरी अल्कोहल है वो इमीडिएट पीपीटी देता है। क्या देता है? इमीडिएट प्रेसिपिटेट। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल में जो हमें पीपीटी है वो कब मिलती है? आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। और 1 डिग्री अल्कोहल में देयर इज नो पीपीटी फॉर्मेशन। ठीक, आपको इस टेस्ट की केमिस्ट्री थोड़ी सी समझनी चाहिए। देखो, लुकास रिएजेंट टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उनको? उनको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लुकास रिएजेंट को अल्कोहल्स में डालिए। अगर टर्शरी अल्कोहल है इमीडिएट पीपीटी फॉर्मेशन करेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 से 10 मिनट में, और 1 डिग्री अल्कोहल है तो पीपीटी नहीं बनेगी। और यहां पर भी एक मैंडेटरी कंडीशन है कि 1 डिग्री अल्कोहल टेस्ट नहीं देता जब तक उसे हीट ना किया जाए। अगर आपने रिएजेंट डालने के बाद 1 डिग्री अल्कोहल को हीट किया तो आपका ये भी टेस्ट देता है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल भी टेस्ट देगा ही देगा। यहां पर एक क्वेश्चन जो जनरली पूछ लिया जाता है 1 मार्कर में, MCQ में, कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट होता क्या है, केमिकली क्या होता है लुकास रिएजेंट? तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसके मिक्सचर को लुकास रिएजेंट कहते हैं।
कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को क्या कहते हैं हम? लुकास रिएजेंट। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा लुकास रिएजेंट टेस्ट। नाउ एक और रिएक्शन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फर्स्ट हमने पढ़ा रिएक्शन विद HX, अब हम पढ़ेंगे एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखिए समझिए ध्यान से, CH3CH2OH ये कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल है और मैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराता हूं, तो यहां पर डिहाइड्रेशन जब आप कराएंगे तो एल्कीन मॉलिक्यूल विल बी फेवर्ड और H2O साथ में बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? एल्कीन में कन्वर्ट कर रहा हूं। याद है अभी पहले वाली भी एक रिएक्शन हमने करी है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या करा था कि एल्कीन से अल्कोहल बनाया था, और मैंने वहां ये बात आपको बताई है कि हम एक रिवर्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे जो अल्कोहल टू एल्कीन है। ठीक, ये वही रिवर्स रिएक्शन है। चलिए अब इसके मैकेनिज्म को जरा समझिए कि आखिर ये रिएक्शन हुई कैसे। मैकेनिज्म देखो, ये CH3CH2OH, ठीक, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक से आ रहा है। ठीक, तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे कहाँ? H प्लस के ऊपर। कहाँ अटैक करेंगे? H प्लस के ऊपर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप OH2 पॉजिटिव, जब हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हुआ है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? स्टेप नंबर 1, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। और स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि ये जो प्रोटोनेट हुआ अल्कोहल CH3CH2OH2, ये जो प्रोटोनेशन हुआ है अल्कोहल मॉलिक्यूल का, क्योंकि अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एंड वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो वाटर बेटर लिविंग ग्रुप होके क्या करेगा कि यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर मॉलिक्यूल तो निकल गया, तो आपके कार्बन पर तो एक डेफिशिएंसी आ गई एंड दैट डेफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और साथ में कौन निकल गया? वाटर निकल गया। ठीक, इसको स्टेप नंबर 2 को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब क्योंकि रिएक्शन स्टेबल कार्बोकटायन से फॉर्म होती है, रिएक्शन अगर स्टेबल कार्बोकटायन से फॉर्म होती है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारा जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट प्रोसीड करेगी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोकटायन यहाँ पे बना, इसमें एक एलिमिनेशन होना है। किसका एलिमिनेशन होना है? हाइड्रोजन का। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो CH3 है उसको मैंने ऐसे ओपन करके लिखा, और यहाँ कौन है? CH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो H है, ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद माइनस ऑफ H प्लस, ये तो रिमूव हो गया, H निकल गया मेरा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये अब बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये है हमारा स्टेप नंबर 3। ठीक है, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। ये मैकेनिज्म है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई ने अपने बाकी सालों के पेपर में जरूर पूछा है। तो सीबीएसई का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट PYQ है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबीएसई ने पूछा है। मैकेनिज्म पूछा है, रिएक्शन नहीं। मैकेनिज्म पूछा है, ध्यान रखना। आपके मन में अगर गलत फहमी हो कि खाली रिएक्शन से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा भाई। 12th क्लास में हो, मैकेनिज्म पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल, तो जब कभी भी मेरे पास अल्कोहल होता है, ठीक है, जब कभी भी मेरे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा तो अल्कोहल का मैं क्या करूंगा? एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन करा के क्या हो जाएगा? एल्कीन फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। नाउ सी, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे लिए वो कौन है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो मेरे लिए कौन सी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन में क्या करना होता है हमें, देखो मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूं, आप ये कभी नहीं भूलोगे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन देता है, ठीक, और इनका फर्दर ऑक्सीडेशन आपको क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते क्योंकि उस केस में जो कार्बन है वो अपनी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन आपको क्या देगा, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन, और इनका करस्पॉन्डिंग रिडक्शन आपको क्या देगा, आपका अल्कोहल जहां से ये बने थे, ठीक है, रिडक्शन हमें क्या देगा, ये देगा। यहाँ एक मेथड और है, क्या मेथड है मेरे पास, कि मैं चाहूं तो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूं। वो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराकर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। और चाहूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में रिड्यूस कर सकता हूं, कैसे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराकर, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराकर। अब समझो जरा, रिएजेंट समझो ध्यान से। अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, पीसीसी या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक। एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक बनाना है, यू कैन यूज KMnO4 आइदर इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, और यू कैन यूज K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक। अब समझो जरा ध्यान से, अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लेके जाना है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दीजिए, ठीक। कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन डायरेक्टली अल्कोहल में कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में करा दीजिए, LiAlH4 में, ठीक। बात समझ रहे हैं मेरी भाई, अल्कोहल को अगर मुझे एल्डिहाइड कीटोन में रोकना था तो पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकता हूं। अगर एल्डिहाइड कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करना है तो आई कैन गो थ्रू विद KMnO4 और K2Cr2O7 बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स, ठीक है। यहां तक बात समझ आती है, तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन का चार्ट, और ये ऑक्सीडेशन का चार्ट आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि कन्वर्जन में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक, राइट। अब इसके बाद जो हमें एक और चीज पढ़नी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या ऐसे कह दीजिए रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। क्या पढ़ना है बेटा, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। अब जरा समझो इस चीज को कि फिनॉल्स की रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन का, है ना, ये बना सकते हैं हम OH, यहाँ पर हम लोग ऐसे लोन पेयर कंसीडर कर लेंगे, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, तो इससे क्या होगा, हम फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, जिसमें यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ OH पॉजिटिव हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ था, ये बॉन्ड यहाँ था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस चार्ज अंदर जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटिन्यूअसली पूरे मॉलिक्यूल पर घूम रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, यहाँ माइनस चार्ज बना। अब दोबारा क्या होगा, ये माइनस चार्ज अंदर आने की कोशिश करेगा, पाई बॉन्ड डेंसिटी नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, और अगर ऐसा करते हो आप तो आपके पास OH पॉजिटिव बना, यहाँ माइनस चार्ज आया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। और अगर नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस को रीस्टैब्लिश करने के लिए ये माइनस चार्ज वापस से यहाँ शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन को उसके लोन पेयर्स दे देगा। अब होता क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन को लोन पेयर वापस मिलेंगे, आप अगर नोटिस करो तो ये तो बन गया OH ऊपर से, ठीक है। ये जो 5 स्ट्रक्चर्स आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे हैं, इन पांचों स्ट्रक्चर्स में जो चार्ज सेपरेशन है वो कहाँ कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर। तो मैं कह सकता हूं कि फिनॉल में जो OH है, जो OH है वो कैसा डायरेक्टिंग है, कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा डायरेक्टिंग है,
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। और इसी बात का हम फायदा उठा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम रिएक्शन कराएंगे अभी फिनॉल्स की, उनमें खाली जो प्रोडक्ट है वो आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखने को मिलेगा, मेटा पोजीशन पे नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि OH जो है वो रेजोनेंस की वजह से क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर दे रहा है। चलिए, अब जब एक्टिवेट हो ही गई है पोजीशन, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रेशन, है ना। सबसे पहले क्या करा देते हैं, नाइट्रेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल जो CBSE ने पूछ लिया। एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने बाकी के सैंपल पेपर्स में देखा होगा। क्वेश्चन कहता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा स्टीम वोलेटाइल है। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए एक बार, ये रहा फिनॉल, ठीक, दिस इज फिनॉल। अगर इस फिनॉल की रिएक्शन में डाइल्यूटेड HNO3 के साथ करा दूं, डाइल्यूट HNO3, तो मेरे को दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या मिलता है, ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और एक मिलता है क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या मिलता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक। अब देखो सवाल क्या पूछा है, पूछा कि आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, which one is steam volatile, which one is steam volatile, steam volatile and why, ठीक है, एंड why। इन दोनों में से, ऑर्थो और पैरा में से स्टीम वोलाटाइल कौन है और क्यों है, ये CBSE का रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है, सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल। और आप ही की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आउट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल विच वन इज स्टीम वोलाटाइल एंड व्हाई। बहुत आसान सा सवाल। एक काम करते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये रहा हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ OH NO डबल बॉन्ड O। एक काम कर सकते हैं कि हम इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते हैं, ठीक। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे, और इस बार पैरा नाइट्रोफिनॉल, इस बार पैरा नाइट्रोफिनॉल, कुछ इस तरीके से। और एक और सामने बना लेंगे, ठीक। यहां पर नाइट्रो ऊपर मान लेते हैं और OH को नीचे मान लेते हैं। अब देखो जनरली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देयर इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है बेटा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ, इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है या स्ट्रॉन्ग कौन है? ऑब्वियसली इंटरमोलिक्यूलर, है ना, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होता है इसके केस में, तो ये स्ट्रॉन्ग है। और ये वाला दूसरा वाला क्या है हमारे लिए, वीक है। अगर वीक है तो तोड़ना आसान है कि मुश्किल है? अगर वीक इंट्रैक्शन है तो तोड़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। अगर आसान है तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का वोलेटिलिटी से क्या रिलेशन है? वोल्टिलिटी क्या होती है? वोल्टिलिटी का मतलब होता है कि इजीली वेपर प्रेशर बन जाना चाहिए, इजीली वेपर प्रेशर बन जाना चाहिए, उसको वोल्टिलिटी कहते हैं, है ना। समझ आ रहा है ना सबको? तो इजीली वेपर प्रेशर बन जाना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वोल्टिलिटी कहते हैं। अब एक बार मुझे बताओ, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी वेपर बन जाएगी, यानी कि ये स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। सो आउट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल विच वन इज स्टीम वोलेटाइल? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और कोर आंसर जो है वो है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्या कोर आंसर है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल क्लियर हुआ। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने पिछले केस में डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराई है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दी होती तो फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दीजिए, आपको एक कंपाउंड मिलेगा। OH यहां पर, NO2 यहां पर, एक NO2 यहां पर और एक NO2 यहां पर, इस पोजीशन पर। दिस कंपाउंड इज नोन एज, एक मिनट, ये यहां बॉन्ड ऐसे होगा। ऑर्गेनिक में बॉन्ड का लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। बहुत बार ऐसा लगता है कि हम तो गलत नहीं लिख दे रहे। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसे कहा जाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसे प्यार से पिक्रिक एसिड कहते हैं। पिक्रिक एसिड। इट्स अ येलो कलर कंपाउंड बेटा, इट्स अ येलो कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, येलो कलर्ड कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? येलो कलर का है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यार जब भी मैं ये पिक्रिक एसिड देख रहा हूँ या जब भी मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूँ ना, मुझे एक बात बड़ी याद आ जाती है। एक बार मेरा वाईफाई किसी ने हैक कर दिया था, मेरे घर का वाईफाई। तो नेक्स्ट डे व्हाट आई डिड, मैंने पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर करा के किसी तरह, ठीक है, सब कुछ चेंज कर करा के किसी तरह मैनेज करके पासवर्ड लगाया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। मैंने कहा अब करके दिखाओ हैक। तो तब से लेके आज तक पासवर्ड लगा हुआ है पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम। जो कोई पूछता है सिंपल, उसको एक ही भाषा में जवाब, क्या लिखना है? पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम। हर किसी को पता नहीं होगा, सबको कर नहीं पाएंगे, तो आराम से वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा है, जिसने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है। तभी कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वाईफाई पासवर्ड लगाने के लिए नहीं, पास होने के लिए। ठीक है, तो नाइट्रेशन हो गया हमारा, नाइट्रेशन हो गया पहला। दूसरा, दूसरा सेकंड इज योर हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। ठीक, बहुत इजीली आप हेलोजिनेशन करा सकते हो फिनॉल का। कैसे करा सकते हो? आप ये फिनॉल को पकड़ लीजिए, यहां पर दिस इज फिनॉल। ठीक है, ये क्या है? फिनॉल। ब्रोमिनेशन करा दीजिए, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ठीक है, तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। OH यहां पर, ब्रोमीन यहां पर। ठीक है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। OH यहां पर, ब्रोमीन यहां पर। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? पैराब्रोमोफिनॉल। पैराब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। आपको एक बात जान के अच्छी लगेगी, अगर मैं इसी फिनॉल की रिएक्शन, यही फिनॉल की रिएक्शन इसकी ब्रोमीन इन CS2 के साथ ना करा के ऐसे करा दो कि ये रहा फिनॉल, ठीक, इसकी 3 मोल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ, तो बेटा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। तीनों पोजीशन पे रिएक्शन हो जाती है, ब्रोमीन यहां पर, ब्रोमीन यहां पर और ब्रोमीन यहां पर। तो क्या नाम होगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, जो कि कैसा कंपाउंड है? एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट है? जल्दी से बताओ, कैसा प्रेसिपिटेट है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ठीक है, तो व्हाइट PPT बन जाती है जैसे ही आप 3 मोल ब्रोमिनेशन कराते हैं फिनॉल का, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। चलिए, यहां पर एक और बड़ी फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, विच इज नोन एज कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, कोलबेज रिएक्शन जल्दी से देखेंगे, और इसका नंबर होना चाहिए रिएक्शन का 4th। ठीक है, नंबर क्या होना चाहिए? 4th नहीं, 3rd होना चाहिए ना। हाँ, 3rd होना चाहिए। क्या नाम है? कोलबेज रिएक्शन। लिखेंगे कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। देखो यार, कोलबेज रिएक्शन क्या होती है? आपके पास फिनॉल है, ठीक, आप सबसे पहले एक काम करो, इस फिनॉल को न्यूट्रलाइज कराओ NaOH के साथ।
तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सॉल्ट बनता है ना। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज ONA या O-Na+, ऐसे करके लिखिए, आपको भी याद रहेगा, O- और Na+। सोडियम फिनॉक्साइड से आपने रिएक्शन कराई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली रिएक्शन करानी है CO2 के साथ, और साथ में एसिडिफाई कर देना है मीडियम को H+H2O के साथ। तो आपको एक चीज मिलेगी यहाँ पर, ऊपर मिल जाएगा OH और यहाँ मिल जाएगा COOH। ठीक है, इस कंपाउंड को बेटा, इस कंपाउंड को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी को प्यार से हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। याद है, ये वही सैलिसिलिक एसिड है जहां से हमने शुरुआत करी थी किसकी, प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन की। भाई जब एस्प्रिन बनाया था तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास सैलिसिलिक एसिड था, और सैलिसिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कोलवेज रिएक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी गई है CBSE में काफी बार। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टाइमर रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। इसको शॉर्टकट में मैं बेटा RT रिएक्शन कहता हूं, RT रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक, RT रिएक्शन। अब समझो जरा कि ये राइमर टाइमन रिएक्शन होती क्या है। आपके पास ये फिनॉल है, ठीक, दिस इज फिनॉल। तुम्हें फिनॉल की रिएक्शन करानी है CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कॉम्प्लेक्स का इंटरमीडिएट मिलेगा बेसिकली। एक इंटरमीडिएट बनता है O-Na+, और यहां लग जाता है CHCl2। क्या लग जाता है, CHCl2। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन फर्दर NaOH के साथ कराते हैं, NaOH के साथ, तो आपको एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है, ये स्ट्रक्चर है ये O-Na+, और यहां लग जाएगा CHO, एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये O-Na+ सॉल्ट फॉर्म में है अभी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको एसिडिफाई कर देता हूं, एसिडिफाई कर देता हूं। और एसिडिफाई करके ऊपर क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड CHO। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम है। क्या नाम है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को हम सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो सैलिसल्डिहाइड कह दीजिए, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कह दीजिए। ये क्या है, RT रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन है। ये पूरी 12th क्लास की बेटा अकेली एक ऐसी रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, पूरे 12th क्लास की अकेली ऐसी रिएक्शन है जो कार्बीन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, कार्बीन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अब ये कार्बीन मैकेनिज्म क्या होता है, ये तो आराम से पढ़ने की चीज है, कार्बीन मैकेनिज्म। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी में तो कार्बीन मैकेनिज्म नहीं हो सकता। कार्बीन सिंगलेट और ट्रिपलेट, 2 तरह के कार्बीन होते हैं, तो कार्बीन मैकेनिज्म हमें तब सीखना है। अभी के लिए जब हम जेई और नीट के लिए पढ़ रहे होते हैं तो कार्बन मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिए, तो बोर्ड के लिए हमारे पास कार्बन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, उसका नंबर होना चाहिए 5, तो रिएक्शन नंबर 5, और रिएक्शन का नाम है रिडक्शन या रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करानी है, बहुत आसान सी रिएक्शन। फिनॉल लीजिए यार, और फिनॉल में जिंक डस्ट डाल दीजिए, जिंक डस्ट। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल बता रहा हूं, इससे आसान ऑर्गेनिक आपको कोई नहीं सिखा सकता। यहाँ वो H लग जाएगा, H लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, और साथ में ZnO। तो जिंक ऑक्साइड निकल गया और किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। फिनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। सिंगल 1 स्टेप रिएक्शन है। इसी के साथ एक इसका ऑक्सीडेशन भी है बेटा, ऑक्सीडेशन और आसान है, ऑक्सीडेशन फिनॉल का और आसान है। ऑक्सीडेशन कैसे आसान है, कि जो फिनॉल है आपके पास, ये रहा फिनॉल, ठीक, ये रहा फिनॉल, तुम इसका ऑक्सीडेशन करा दो, किसकी प्रेजेंस में करा सकते हो,
सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, साथ में H+H2O, एसिडिक मीडियम। आपको एक कंपाउंड मिलेगा बेटा, दो डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये, इसको बेंजोक्विनोन कहते हैं। बेंजोक्विनोन, क्या बोलते हैं इसे? बेंजोक्विनोन, ठीक है। और पूछा गया है पेपर में कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन क्या देता है, या बेंजोक्विनोन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन बेंजोक्विनोन देता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। ओके जी, नाउ वी आर डन विद अल्कोहल्स, वी आर डन विद फिनॉल्स, ठीक है। आई होप यहां तक तो आप लोगों को कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछ लो। हाँ, बस खाली रिएक्शंस पढ़नी है, मैकेनिज्म का कोई लेना देना नहीं है बेटा इसमें। मैकेनिज्म वही है जो मैंने आपको कराया है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, रिएक्शन तो याद, अरे यार रिएक्शन तो याद ही रखनी पड़ेंगी, बिना याद करे रिएक्शंस कैसे कर लोगे? हम्म। पीछे कहा? यहां पर। हाँ, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड येलो कलर का होता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल व्हाइट पीपीटी मैंने बताया था। अलग हैं दोनों, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार एक हेलोजिनेशन करने से बना है यार, और एक नाइट्रेशन करने से बना है, सेम कैसे कर दोगे? अलग हुए कि नहीं हुए बताओ, हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। आगे देखो, और बताओ, और पूछो डाउट। हाँ, यहां तक हम कर चुके हैं। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ऑक्सीडेशन हमारा हो गया। चलिए, अब हम शुरुआत करेंगे किसकी? ईथर्स की। किसकी शुरुआत करेंगे? ईथर्स की। और ईथर्स की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? ज्यादा कुछ खास है नहीं, कॉमन टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं, बड़े कॉमन कॉमन टॉपिक्स, ईथर्स। चलिए जी, ईथर्स की बात करते हैं। तो ईथर क्या होता है बेटा? ईथर क्या होता है? ROR। ईथर क्या होता है? ROR डैश। इसीलिए मैं ईथर को दो पार्ट में क्लासिफाई करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, दो पार्ट में क्लासिफाई करता हूं। पहला पार्ट, जब ROR डैश, जहां पर R और R डैश बराबर हो, एक जैसे हो, तो इनको सिमेट्रिक ईथर्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक ईथर्स। सिमेट्रिक ईथर्स। और अगर अगर ROR डैश, R और R डैश बराबर नहीं है, तो इनको एसिमेट्रिक ईथर कहा जाता है। एसिमेट्रिक ईथर्स या अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। देखो, ईथर्स को बनाने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, तो दो तीन रिएक्शन बड़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है। पहला, अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। देखो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज करो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, CH3CH2OH, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इसकी एक ही रिएजेंट से मैं आपको दो रिएक्शन बता रहा हूं, जस्ट एक डिफरेंस होगा टेम्परेचर में, ठीक है। अगर तुमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और टेम्परेचर को रखा 443 केल्विन, 443 केल्विन, तो बनेगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर तुमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला लेकिन टेम्परेचर को रखा कम, कितना कम? 413 केल्विन, तो बनेगा CH3CH2O CH2CH3, ठीक है, डाई इथाइल ईथर। क्या बनेगा? डाई इथाइल ईथर। अगर देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर रिमूवल का केस बन सकता है इजीली। अभी मैकेनिज्म ये कराया था ना मैंने यहाँ पर शुरुआत में, सबसे पहले मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पर कराया है, ये रहा कि अल्कोहल को अगर प्रोटोनेट करा दो तो वाटर इजीली रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप हीटिंग कर रहे होते हो। अगर आप हीट कर रहे हो तो वाटर रिमूव हो रहा है, और वाटर रिमूव होगा तो एल्कीन बन जाएगा। जबकि इस वाले केस में हम क्या करना चाह रहे हैं? इस वाले केस में हम वाटर को रिमूव नहीं होने दे रहे, हमने टेम्परेचर को कम किया हुआ है, 413 केल्विन टेम्परेचर है, तो वाटर रिमूव नहीं हो पाएगा, उससे पहले हमारा अटैक हो जाता है। इसलिए प्रोडक्ट बनता है डाई इथाइल ईथर। क्या बनता है? डाई इथाइल ईथर। तो टेम्परेचर कम है तो ईथर बनेगा, और टेम्परेचर ज्यादा है तो एल्कीन फेवर हो जाएंगे। क्या फेवर हो जाएंगे? एल्कीन, ठीक है। अब समझो जरा इस चीज को ऐसे,
इसका एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म क्या है वो समझ लो। मैकेनिज्म क्या है वो समझ लो। यहां डालो हेडिंग मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म पेपर में आया है। CH3CH2OH, ये हमारे पास ऐसे है, ठीक। हमने क्या करा, हमने H प्लस के साथ अटैक कराया, तो सीधी बात है कि लोन पेयर H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे। भाई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये बनेगा CH3CH2OH2 पॉजिटिव। ये बना कार्बो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बना? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है ना बेटा, मुझे इसी का रिएक्शन कराना है फर्दर। टेम्परेचर को मैंने कम किया सो दैट में यहां से जो वाटर का बॉन्ड बना हुआ है कार्बन से, ऑक्सीजन बॉन्ड, वो ब्रेक ना हो, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रखा तो वो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो आपने क्या किया, ये OH2 पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन है ही। इसी टाइम पर आपका अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल CH3CH2OH कहीं पर ऐसे घूम रहा था। उसने देखा कि मैं चाहूं तो इस कार्बन पे अटैक कर सकता हूं और इस केस में वाटर यहां से ब्रेक होकर निकल सकता है। तो देखो, वाटर के निकलने से पहले मैंने दूसरे अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दिया। इस केस में क्या होगा, अब वाटर आप निकाल सकते हो -H2O। तो आपके पास एक स्पीशीज बनी CH3CH2 ऑक्सीजन ने अटैक किया, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है और उससे जुड़े हुए हैं CH2CH3। नाउ ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये वाला ऑक्सीजन जो अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, अब ये वाला ऑक्सीजन हमारा कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहीं पर क्या करना है, आप H प्लस को ब्रेक कर दीजिए, -H प्लस। तो CH3CH2O CH2 एंड CH3, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अपने वापस आ गए। ये बन गया ईथर। क्या बन गया? ईथर बन गया। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर ईथर फ्रॉम दी अल्कोहल्स। तो देखो, मैंने टेम्परेचर को कम रखा है, और टेम्परेचर को कम रख के क्या फायदा हुआ? फायदा ये हो रहा है टेम्परेचर को कम रख के कि वाटर के ब्रेक होने से पहले मैं दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का क्या करता हूं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा देता हूं। अब वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने से क्या फायदा हो रहा है? जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, अब ये वाटर यहां से रिमूव करके जाएगा, तो ये जो प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा, वहां से आप H प्लस को रिमूव कर दीजिए, आपका ईथर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ईथर फ्रॉम द अल्कोहल। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। ये था हमारा फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या कहा जाता है? इसे विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। इट्स अ नेम रिएक्शन बेटा, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है? आपके पास एक लेट से RO-Na+, कुछ ऐसा सिस्टम है, और एक R-X। आप एक अल्काइल हैलाइड है और एक आपका सोडियम सॉल्ट है, अल्कोक्साइड सॉल्ट है, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहां से क्या होगा, रिएक्शन कराने पर क्या होगा, दोनों को मिक्स करने पर क्या होगा, R यहाँ जुड़ जाएगा और NaX सॉल्ट बनाकर बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ईथर्स। यहाँ पे एक मैंडेटरी कंडीशन है बेटा। मैंडेटरी कंडीशन क्या है? मैंडेटरी कंडीशन क्या है? वो मैंडेटरी कंडीशन ये है कि ये जो अल्कोक्साइड सॉल्ट है, अल्कोक्साइड सॉल्ट, या कह लीजिए अल्काइल हैलाइड R-X, इट शुड बी प्राइमरी। ये प्राइमरी होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। अगर ये टर्शरी हुआ, इन केस ऑफ 3 डिग्री हैलाइड्स, ईथर की जगह क्या बन जाते हैं? एल्कीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एल्कीन बन जाते हैं। ईथर की जगह क्या बन जाते हैं? एल्कीन बन जाते हैं। तो टर्शरी हैलाइड हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा हैलाइड कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री। और अगर 1 डिग्री की जगह कोई और हैलाइड हमें दिया गया है, टर्शरी हैलाइड दिया गया है, तो एल्कीन विल बी फेवर्ड एज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। कैसा बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये दो जनरल मेथड थे इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब
इन केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ईथर्स क्योंकि अल्कोहल्स के कंपैरिजन में कम पोलर होते हैं, ठीक है, ईथर्स क्या है, अल्कोहल्स के कंपैरिजन में कम पोलर होते हैं, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, बताओ, है ना। वीक पोलैरिटी होती है कि नहीं होती है, वीक पोलैरिटी होने से क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलिए, देखो अभी एक बच्चे ने मैसेज किया है कि सर अगर ईथर में, आई एम रीडिंग द मैसेज है, कि अगर अ, कि अगर ईथर में, ये विलियमसन सिंथेसिस में टर्शरी हलाइड होगा तो एल्कीन क्यों फेवर होता है। एक्चुअली एल्कीन इसलिए फेवर होता है क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर कर जाती है ना। इन केस ऑफ इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर कर जाती है, जिसकी वजह से एल्कीन बन जाता है। लेट मी जस्ट टाइप दिस आंसर टू हिम, elimination is favored, yes, okay, now elimination reaction is favored। अब क्या करते हैं, अब फटाफट से हम चलते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस की तरफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, केमिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, ठीक। पहला, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अच्छा यार एक बात बताओ, फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है तुम्हारी, बढ़िया। हाँ, अरुण सर की क्लासेस ले लीजिएगा, पढ़ रहे हो, अच्छा, गुड गुड। क्योंकि देखो खाली केमिस्ट्री में थोड़ी ना पास होना है, खाली केमिस्ट्री में थोड़ी ना पास होना है, पास तो हमें सारे सब्जेक्ट्स में होना पड़ेगा, तभी तो बल्ले बल्ले है। वरना यार तुम्हारे जूनियर्स क्या कहेंगे, क्या कहेंगे तुम्हारे जूनियर्स कि हमारे साथ बैठकर पेपर दे रहे हो आप, शर्म से डूब मरोगे यार। चलो भाई, फिलहाल तुम्हें डूबने से बचाते हैं, और यहाँ पर एक ईथर लिख लिया जिसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, किसके साथ, एच के साथ। तो एक पॉसिबिलिटी है, सीधा सीधा पॉसिबिलिटी, कि RX बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। अगर, देखो यही है मजा केमिस्ट्री का, अगर HX एक्सिस में है, इफ HX इज इन एक्सिस, तो पता है क्या होगा, यहां से जो अल्कोहल बन रहा है R-OH, ये फर्दर HX के साथ रिएक्शन करके आपको R-X दे देगा और वाटर दे देगा, अगर एक्सिस में हुआ तो। अगर 1:1 के रेशियो में लिया है तो भैया एक अल्काइल हैलाइड बनेगा और एक OH बन जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर तुमने एक्सिस में ले लिया तो क्या होगा, एक्सिस में ले लिया तो क्या होगा, एक्सिस में लिया तो क्या होगा, जो अल्कोहल बना है वो भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट HX मॉलिक्यूल, तो जाहिर सी बात है भाई, हमारे पास HI है, HBr है, HCl है और HF है, तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी होगा कुछ ना कुछ। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है कि HI इज सपोज टू बी मोस्ट एसिडिक, और यू कैन से मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो HI की सबसे ज्यादा होगी, HBr की उससे कम होगी, HCl की उससे कम होगी, और बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि आप HF को लिखे ही ना। क्यों ना लिखें, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करेगा ये, HF रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि H+ को ब्रेक नहीं होने देगा, H+ को क्या नहीं होने देगा, ब्रेक नहीं होने देगा, ठीक है। चलो, अब चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। किन पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, किसकी, ईथर की ऑब्वियसली,
किसकी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? ईथर की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। चलो अब ये जानो पहले कि जैसे फिनॉल के केस में हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। फिनॉल के केस में हमने पढ़ा था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉल के, ये वाले, इनकी वजह से रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रही है। अब जरा ईथर के केस में हम ये समझ लेते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो किस तरीके से रिएक्शन होना चाहिए। ठीक, मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक ईथर बनाता हूं कुछ इस तरीके से OR। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो है भाई। अब अगर लोन पेयर है तो बच्चों क्या होगा कि ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। और जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, दिस विल हैव वन नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड और OR पॉजिटिव, OR पॉजिटिव। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस चार्ज यहाँ अंदर आएगा और पाई बॉन्ड डेंसिटी उठकर कहाँ चली जाएगी? पाई बॉन्ड डेंसिटी नेक्स्ट वाले कार्बन पर होगी। यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, OR एंड हेयर यू हैव पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि माइनस चार्ज ये फिर से अंदर आने की कोशिश करेगा और पाई बॉन्ड डेंसिटी को आगे की तरफ भेज देगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड डेंसिटी आप आगे की तरफ भेजते हैं तो अब आपके पास यहाँ होना चाहिए OR पॉजिटिव, यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ अंदर आ जाए तो ऑक्सीजन पे बॉन्ड डेंसिटी वापस होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस को रीस्टैब्लिश करना है। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें OR ऑक्सीजन के लोन पेयर उसे वापस मिले और बॉन्ड्स हमारे पास पाई बॉन्ड ऐसे आ गए। अब जरा मुझे देखकर बताओ, इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, इन दोनों पोजीशंस के अलावा क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं और दिखाई दे रही है? क्या माइनस चार्ज तुम्हें कहीं और दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा माइनस चार्ज दिखाई। तो मैं कह सकता हूं कि जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इस ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर ईथर के कराते हो तो वो कहां कहां होनी चाहिए? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर होनी चाहिए। मेटा पोजिशन पर रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो भूल से भी यार मेटा पोजिशन का प्रोडक्ट मत बनाकर आइए पेपर में, है ना, क्योंकि मार्क्स तो मिलने हैं नहीं, मार्क्स तो मिलने है नहीं, मेटा पे रिएक्शन होती नहीं है। और उसका प्रूफ क्या है कि मेटा पे रिएक्शन नहीं होती? ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली रिएक्शन हम देख लेते हैं, हेलोजिनेशन। चलिए हेलोजिनेशन शुरुआत करेंगे हेलोजिनेशन के साथ कि अगर हेलोजिनेशन कराऊं मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन दिस केस, तो मिथॉक्सी बेंजीन के साथ शुरुआत करते हैं। बड़ा ही फेमस कंपाउंड जो पूछा गया, OCH3, इसे मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। और प्यार से इसे एनिसोल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एनिसोल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसी एनिसोल का रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ। तो मैं काम करता हूं ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, मैंने क्या किया? ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड ले लिया। तो ब्रोमीन को जब एसिटिक एसिड में आप लेंगे यहाँ पर, तो कहाँ कहाँ ब्रोमिनेशन होना चाहिए यार? कौन कौन सी पोजीशन पर होना चाहिए? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो दो प्रोडक्ट बना दीजिए। ठीक, पहला प्रोडक्ट आपने बनाया OCH3 ऊपर और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन, और दूसरा प्रोडक्ट आपने क्या बनाया? OCH3 ऊपर, OCH3 ऊपर और ब्रोमीन नीचे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। और इसको क्या कहेंगे? पैरा ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो दो कंपाउंड बने, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, इसी तरह हेलोजिनेशन की तरह हम एक रिएक्शन और करा सकते हैं, सेकेंड रिएक्शन, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो पार्ट में होती है। कौन कौन से दो पार्ट हैं? जल्दी से बताओ। पहला पार्ट है असाइलेशन और दूसरा पार्ट है अल्काइलेशन, दूसरा पार्ट है अल्काइलेशन। दोनों तरीके से हम देख लेते हैं कि अल्काइलेशन और असाइलेशन किस तरीके से आपके एनिसोल के अंदर हो पाएंगे। ठीक है,
अल्काइलेशन और असाइलेशन किस तरीके से आपके एनिसोल के अंदर हो पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये बनाया एनिसोल, ये बनाया एनिसोल OCH3। मान के चलिए आपने रिएक्शन कराई CH3COCl के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में। क्यों ले रहा हूं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड? अरे इसे क्या बोलते हैं? फिडल क्राफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हो तो वही रिएजेंट यूज करोगे, कौन सा? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पॉसिबिलिटी है कि ऑर्थो पोजीशन पे आपको COCH3 मिल जाए, ठीक है। इसे कहते हैं ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन। और क्या पॉसिबिलिटी है कि पैरा पोजीशन पे आपको प्रोडक्ट मिल जाए। कहाँ मिल जाए? पैरा पोजीशन पे। तो OCH3 यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर, CH3 यहाँ पर। इसे क्या बोलते हैं? पैरामिथॉक्सी, पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन, पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है बेटा, पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन। क्योंकि असाइल ग्रुप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो इसे क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। FC असाइलेशन मैं पढ़ता हूं तो मैं FC असाइलेशन यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। FC असाइलेशन, ठीक। और यहीं पर मुझे अल्काइलेशन अगर मुझे कराना होता, अगर मुझे अल्काइलेशन कराना होता तो मैं क्या कर सकता था? मिथाइल क्लोराइड लेता एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे। कौन कौन से दो प्रोडक्ट? कौन से दो प्रोडक्ट मिलते हैं जल्दी बताओ? ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। OCH3 यहाँ पर, मिथाइल यहाँ पर, और एक बार क्या मिलता? पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता, यानी कि OCH3 यहाँ पर और मिथाइल यहाँ पर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऑर्थोमिथॉक्सीटोलिन, ऑर्थोमिथॉक्सीटोलिन। और इसे क्या कहते हैं? पैरामिथॉक्सीटोलिन, पैरामिथॉक्सीटोलिन। तो ऑर्थोमिथॉक्सीटोलिन बना और पैरामिथॉक्सीटोलिन बना। और ये जो रिएक्शन है, इतना वाला पार्ट, ये क्या है बेटा? क्योंकि अल्काइल ग्रुप आ रहा है, इसे FC अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब अल्काइल ग्रुप को आप इंट्रोड्यूस करते हो उस टाइम पे रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, और जब असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो उस टाइम पे नाम क्या होता है? असाइलेशन। असाइलेशन कौन सा ग्रुप होता है? COCH3, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, तो हमेशा इसका क्लोराइड। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी R ग्रुप। तो जो भी R ग्रुप आप ले रहे हैं जनरली उसका क्लोराइड आप ले लीजिए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज योर नाइट्रेशन। थर्ड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? नाइट्रेशन का है। और हमें पता है कि मिथॉक्सी जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो बहुत जल्दी से यहां पर हम एनिसोल बना लेते हैं। एनिसोल, दिस इज एनिसोल, ठीक। और एनिसोल का नाइट्रेशन करा देते हैं किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दोनों की प्रेजेंस में कराइए। आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट मिलेगा OCH3 यहाँ पर, नाइट्रो यहाँ पर, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा OCH3 यहाँ पर, OCH3 यहाँ पर और नाइट्रो यहाँ पर। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इनका नाम क्या होंगे? इनके नाम, इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। और इसका नाम क्या होगा? पैरा नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। राइट। सो बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर खत्म। बस, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। ठीक, चलिए। तो हमने सीखा कि लुकास रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने बात की एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन कराया, फिनॉल्स की रिएक्शन देखी कि ऑर्थो पैरा पे क्यों होती हैं। CBSE का बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन था कि आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच वन इज स्टीम वोलाटाइल। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल होता है।
उसके बाद हमने पिक्रिक एसिड का नाम पढ़ा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल येलो कलर कंपाउंड, और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल जो कि एक वाइट पीपीटी है। उसके बाद कोलवेज रिएक्शन और बड़ी ही फेमस आरटी रिएक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिंक डस्ट और ऑक्सीडेशन के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी। ईथर के पार्ट में हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन पढ़ी, अल्कोहल से प्रिपरेशन का मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, और विलियमसन सिंथेसिस की मैंडेटरी कंडीशन क्या थी वो पढ़ा। केमिकल रिएक्शंस पढ़ी HX के साथ, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन, फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, और हमने कवर किया नाइट्रेशन। ठीक है, तो इतना पार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, जो कि एक बड़ा चैप्टर है और खतरनाक चैप्टर है। तो तब तक के लिए बने रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।